आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे पोएट्री। आज से हम अपना लिटरेचर का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, माँ क्या है, माँ कौन है। माँ है एक इमोशन, माँ है हमारी पहचान, माँ है हमारी दुनिया, माँ है हमारा सब कुछ, माँ है हमारी ताकत। मतलब माँ के लिए इतने सारे शब्द बने हैं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो इसी के तहत एक चैप्टर है माई मदर एट 66, जो कि फ्लेमिंगो क्लास 12th का पहला चैप्टर है, माई मदर एट 66, जिसको लिखा किसने है, कमला दास ने। तो आइए भाई हम समझते हैं इसमें माँ के प्रति कैसे पोएट का जो फीलिंग है वो अपने फीलिंग को कैसे बयां कर रहा है। मतलब वो अपने माँ के बढ़ती एज को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित होता है। जैसे कि हम लोग हैं, अपनी माँ के शरीर में रिंकल्स देख लेते हैं तो हमें टेंशन होने लगती है कि भाई हमारी माँ तो बड़ी हो गई, हमारी माँ तो बूढ़ी हो गई, बड़ी तो है ही, वो बूढ़ी हो गई और हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। वो बहुत कुछ पाने की हकदार है बट हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। तो ये सारा अफसोस हमारे दिल में भी होता है। और हम बेरोजगार लोगों के लिए, हम जैसे गांव के बच्चों के लिए, तो अपनी माँ के सपने पूरे करना, हमारे माँ के सपने हमसे क्या होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं कि हम पढ़ लिख के कोई काबिल बन जाएं और उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बन सके। लेकिन है भाई क्या उल्टा, हम लोग बुढ़ापे में उनका सहारा नहीं बनते, गांव छोड़ के चले जाते हैं, प्रदेश शहर चले जाते हैं। तो मेरे भाई गांव में हो, मेरी तरह आप गांव से जुड़े रहो और अपनी माँ के पास हमेशा उनके नज़दीक रहो, उनके करीब रहो और उनकी पास सेवा करते रहो। पैसे और भाग दौड़ की दुनिया में जब तक उनकी छोटी सी जिंदगी है, हम उनका सहारा बने। बस हमारे माँ का इतना छोटा सा ख्वाब होता है हमसे। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जितना हो सके माँ की जितनी उम्र है उतना हम उनके उम्र में उनका सहारा बने। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि माँ के बारे में कोई शब्द मेंशन नहीं किया जा सकता, हर शब्द के ऊपर, पूरे दुनिया से ऊपर, सबसे परे हमारी माँ होती है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहले चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66, जिसको लिखा किसने है, कमला दास ने। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, बहुत इमोशनल पोयम है। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए क्या है माई मदर एट 66, मतलब यहाँ पे तो एज मेंशन किया गया है 66 का, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 66 का मतलब हुआ 66 साल। बट यहाँ 66 साल स्टोरी का बात नहीं है, पोएम की बात 66 उम्र नहीं है। उनका कहने का मतलब है, पोएट के कहने का मतलब है कि 66 साल मतलब बुढ़ापा। अपने माँ के बुढ़ापे के बारे में वो पोएट बात कर रही है। क्या है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। अब ये स्टोरी, ये पोयम, ये कब की है, वो जब ड्राइव कर रही होती है पोएट तब की है। मतलब क्या है, ड्राइविंग, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ड्राइविंग, मतलब ड्राइव करते हुए। कहाँ से ड्राइव करते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। चलिए इसको पढ़ाने से पहले ये हम तो आपको थोड़ा सा समझा दें कि पोयम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन ये बनता है, एक तो क्वेश्चन बनता है, एक से दो क्वेश्चन बनेगा आपसे, स्टैंजा बेस्ड बनेगा, स्टैंजा बेस्ड, कि मतलब स्टैंजा में क्या दिया गया है उसमें से आपसे कोई निचोड़ बना के कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ये चीज। फिर भाई दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह का बनता है, आपसे राइमिंग वर्ड पूछ सकता है, राइमिंग वर्ड, आपसे राइमिंग वर्ड पूछ सकता है। राइमिंग वर्ड क्या होता है, जैसे मैंने कहा ग्रीन स्क्रीन, टीम सीम, इस तरह से राइमिंग वर्ड मतलब मिलते जुलते वर्ड्स, इस तरह से राइमिंग वर्ड पूछ सकता है। ये बेहद आसान है। फिर उसके बाद में हमसे क्या पूछ सकता है, हमसे पूछ सकता है सिनो या फिर एंटो, मतलब कि पर्यायवाची या फिर विलोम, ये हमसे पूछ लेता है कभी कभार। और फिर उसके बाद में हमसे पूछ सकता है, इसमें कोई भी लाइन दिया रहेगा, कोई भी लाइन, और उसके नीचे हमसे अंडरलाइन करके एक्सप्लेनेशन पूछ लेगा, अंडरलाइंड करके दिया रहेगा। फिर उसके बाद में हमसे पूछ लेता है फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच मतलब सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, पन, ऑनोमोटोपॉइया, ये सब पूछ सकता है, हाइपरबोली। फिर उसके बाद में हमसे क्या पूछ सकता है, ये हमसे पूछ सकता है पोयम
और पोएट का नेम पूछ सकता है, पोयम और पोएट का नेम, ये हमने काट दिया है, पोयम या फिर पोएट नेम पूछ सकता है। तो इस तरह से मेन क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। ठीक है भाई, तो हमने बता दिया आपको इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। अब चलिए स्टैंजा को हम अपने स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। अब कैसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैंने बताया था स्टैंजा बेस्ड, तो इसमें कैसे पूछेगा ये देखते हैं। ये कह रहा है कि ड्राइव कर रहे हैं कहां से, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि पोएट कहां से ड्राइव कर रहा था, फ्रॉम वेयर द पोएट वॉज ड्राइविंग, कहां से ड्राइव कर रहा था। तो देखिए फ्रॉम का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम का मतलब क्या होता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहां से स्टार्ट कर रहा था, अपने पेरेंट्स के होम से। तो पहले लाइन से हमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां से स्टार्ट कर रहा था, तो अपने पेरेंट्स के होम से। फिर लिखा है टू कोचीन, टू कहां लगता है, टू लगता है भाई डेस्टिनेशन को बताने के लिए, मंजिल को बताने के लिए। फिर उसके बाद में लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो देखिए इसमें कितना क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रॉम वेयर द पोएट वाज ड्राइविंग, तो आप आंसर लिखेंगे द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हिज पेरेंट्स होम। माई नहीं लिखना है भाई, माई तो वो अपनी तरफ से बोल रहा है, बट हमें बोलना है तो ये बताना है हिज या हर। आई बात समझ में। फिर ये पूछ सकता है कि वेयर वाज द पोएट गोइंग, पोएट कहाँ जा रहा था, यानी उसकी मंजिल कहाँ थी। तो टू लगा होता है तो वो मंजिल बताता है, तो हम बोलेंगे द पोएट वाज गोइंग टू कोचीन। आई बात समझ में। तो देखिए दो क्वेश्चन बन गया। और फिर ये पूछ सकता है कि when was the poet going, पोएट कब जा रहा था, कहां जा रहा था और कब जा रहा था। तो भाई कब जा रहा था ये है समय, the poet was going last Friday morning। तो देखिए दो स्टैंजा से तीन क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए और इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। क्लियर हुआ इतना, देखिए कितना आसान सी भाषा में मैंने समझा दिया। आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। तो आप बताना जरा कि मैंने अपनी माँ को देखा है, नहीं, पोएट ने अपनी माँ को देखा। तो यानी कि ही या फिर सी, और फिर यहाँ पे हिज या हर, ही सॉ हिज मदर या सी सॉ हर मदर। ठीक है, आगे बिसाइड मी, मेरे बगल में, मैंने अपनी माँ को देखा अपने बगल में। तो अब यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोएट के बगल में कौन था, हु वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट। तो हम बोलेंगे हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड द पोएट, यानी कि उसकी माँ बैठी हुई थी। डोज, डोज का मतलब बच्चे क्या होता है, डोज का मतलब हमसे पूछ सकता है कि सिनोनिम बताओ। तो डोज का मतलब होता है लाइक स्लीप, मतलब कि आपने देखा होगा, इमेजिन करिए कि एक बूढ़े लोग कैसे हो सकते हैं, मतलब वो नींद में थी, डोज का मतलब वो नींद में थी। ओपन माउथड मतलब खुले मुंह से, ऐसे इस तरह से थी। फिर हर फेस एशियन लाइक दैट ऑफ ये कॉप्स, हर फेस उनका चेहरा, एशियन मतलब बच्चे होता है राख, एशियन का मतलब क्या होता है राख, लाइक का मतलब जैसे, दैट ऑफ ये कॉर्प्स, दैट ऑफ ये कॉर्प्स, कॉर्प्स का मतलब होता है, बच्चे आपसे पूछ सकता है कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, कॉर्प्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी। तो ये आपसे यहाँ से सिनोनिम पूछ सकता था कि कॉप्स का सिनोनिम क्या होता है, और फिर यहाँ डोज का क्या हो सकता है, तो आप बताएंगे स्लीप, एसन मतलब राख। तो इस तरह मोटा मोटा आपको याद रख लेना है कि उनकी जो माँ थी वो कैसे थी, डोज मतलब कि वो नींद में थी, और कैसे खुले मुंह से थी, मतलब उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कार, उनका चेहरा राख के समान, कैसा, लाश के जैसे बिल्कुल था। आई बात समझ में इतनी बात। अब यहाँ से क्या पूछ सकता है कि उसकी माँ क्या कर रही थी, तो उसकी माँ क्या कर रही थी, डोज कर रही थी, मतलब कि नींद में थी। कैसे नींद में थी, खुले हुए मुंह से थी। आई बात समझ में। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें कैसे हाँ, यहाँ पे इस वाले लाइन में इसे आपको लाइन दे देगा, पूछेगा हर फेस ऐसे लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, और कॉमा लगा के पूछ लेगा, पूछेगा विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन। ये पूछ सकता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो मेरे भाई यहाँ अगर कहीं सिमिली दे दिया जाए, या मतलब लाइक कहीं दे दिया जाए, या फिर एज दे दिया जाए, तो हमें आसानी से हम बता सकते हैं कि वो सिमिली है। सिमिली में क्या होता है कि कंपेयर किया जाता है दो चीजों का, तो यानी उनके चेहरे की जो तुलना की गई है वो किससे की गई है, कॉर्प्स से की गई है, यहाँ पे कॉर्प्स से की गई है। तो लाइक और एज लगा के जब कभी भी कंपेयर हो तो वहां पे कौन सा होगा, सिमिली होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने बताया था फिगर ऑफ स्पीच पूछ सकता है, देखो बता दिया मैंने। स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन जितने हो सकते हैं वो मैंने सारा बता दिया। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे यूज किए गए हैं। देखिए
फ्रॉम वेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फ्रॉम वेयर द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन, इसका मतलब क्या है? फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। फ्रॉम वेयर द पोएट ड्राइविंग, कहां से पोएट ड्राइव कर रहा था और कब, ठीक है। तो द पोएट वाज ड्राइविंग का जो सर इतना आसान बना दिया, फिर क्वेश्चन कैसे, हम कहां से फंस सकते हैं क्वेश्चन में। देखिए द पोएट वाज ड्राइविंग कहां से स्टार्ट किया था? फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने पेरेंट्स के होम से कर रहा था। अब चाहे ये भी ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें दे दिया है। कहां से कर रहा था? अपने पेरेंट्स के होम से। और कहां? टू कोचीन। अब यहाँ पे पूछा था व्हेन, मतलब कब कर रहा था, कब कर रहा था? तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है। भाई थोड़ा वीडियो क्वालिटी पे मत जाना, धीरे धीरे सारी व्यवस्था बनेगी, लेकिन मेरी ये गारंटी है कि वीडियो क्वालिटी चाहे जैसी हो, लेकिन टीचिंग क्वालिटी इतनी जबरदस्त कि आपसे एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। बस आप सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। भाई वैसे तो मैं किसी वीडियो में बोलता नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपकी हेल्प चाहिए, जिससे कि हमारी ये यूपी बोर्ड की दहाड़ पूरे देश में गूंजे, ये पता चले कि हाँ यूपी बोर्ड नाम का कोई चैनल है और उस पर पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे हैं। तो दहाड़ गूंजनी चाहिए, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मेरे भाई मैं लगा हूं और कंप्लीट इस बार मैं 12th का सिलेबस पढ़ाऊंगा और 10th का भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर हमारे टीम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको ये सारी PDF चाहिए, आपको डायरेक्ट मिलेगी और मैं कंप्लीट हर चीज पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो देखिए कितना आसानी से समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, ठीक है। आगे, व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग, इसका मतलब है, देखो भाई छोटी छोटी बात है, हमें पता है यूपी बोर्ड वाले बच्चों की समस्या क्या है, वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते, वो रट्टाफिकेशन करते हैं, बट आपको एक एक बात मैं समझाऊंगा। व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग, इसका मतलब है व्हाट का मतलब क्या, वाज द पोएट्स मदर डूइंग, पोएट की माँ क्या कर रही थी इन द व्हीकल। बच्चे व्हीकल का मतलब होता है गाड़ी या वाहन, गाड़ी या वाहन में उसकी माँ क्या कर रही थी, पोएट की माँ क्या कर रही थी। तो अभी हमने बताया था द पोएट्स मदर वाज डोजिंग, क्या कर रही थी? डोजिंग, मतलब ये, ठीक है। डोजिंग, कैसे डोजिंग कर रही थी? विथ ओपन माउथ्ड, मतलब खुले हुए मुंह से, इन द व्हीकल। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिखा हूं, ये सारी बातें ऊपर स्टैंजा में लिखी हुई जो कि मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। आगे देखते हैं, हाउ वॉज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक, कह रहा है हाउ, इस पे ध्यान देना है। हाउ का मतलब कैसे, हाउ वॉज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर, पोएट्स मदर मतलब पोएट की माँ का फेस, लुकिंग लाइक, लाइक का मतलब जैसे, पोएट की माँ का चेहरा कैसे दिख रहा था, ठीक है। तो द फेस ऑफ द पोएट्स मदर, पोएट की माँ का फेस जो है वो लुकिंग लाइक ये कॉर्प्स, बताया था ना कि किसकी तरह, लाश की तरह दिख रहा था। लाइक लगा है मतलब कंपेयर किया गया है, एक लाइक का मतलब होता है पसंद करना, बट यहाँ पे लाइक फिगर ऑफ स्पीच है, जिसका मतलब, जिसका यूज है कंपेयर करना। तो पोएट की माँ का चेहरा कैसे दिख रहा था? लाश की तरह दिख रहा था। यहाँ पे लिखा है कि हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, ठीक है। देखो कितनी आसान भाषा में समझा रहा हूँ भाई, बस हिम्मत नहीं छोड़ना और अंत तक लड़ना है, क्योंकि 12th का सिलेबस भाई इतना आसान भी नहीं होता। मेरा कहना मानो तो ये समझो कि कॉम्पिटिटिव लेवल से अच्छा क्लास 12th का लेवल होता है, और बहुत टफ पेपर अब बन रहा है भाई, बहुत टफ, खास के लिटरेचर में, ठीक है। आगे देखते हैं, नेम द पोएम, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स, कह रहा है कि पोएम का नेम और उसके पोएट का नेम लिखिए। तो देखिए, द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66, पोएम का नेम क्या है? माई मदर एट 66। इन लाइंस को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हमें ये पूछेगा जरूर और ये 2 नंबर का आएगा। तो हमें बोलना है द नेम ऑफ द पोएट इज कमला दास, कौन है? कमला दास है। एंड द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66, ठीक है। मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगा, बट मैंने बता दिया द नेम ऑफ द पोएट इज कमला दास। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो पहला स्टैंजा हमारा कंप्लीट हुआ। अभी एक ये पूछ सकता है, इसी में 4 क्वेश्चन ये है। पांचवा ये पूछ सकता है कि हर फेस इज लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, व्हिच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन। तो आप बोलेंगे सिंगल वर्ड में आप लिख देंगे सिमिली। क्या लिख देंगे? सिमिली। लो भाई, हमने आसान कर दिया आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? एंड रियलाइज्ड विथ पेन, दूसरा स्टेंजा है एंड रियलाइज्ड विथ पेन। रियलाइज का मतलब क्या होता है भैया? क्या होता है? फील करना। रियलाइज का मतलब क्या होता है? फील करना। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और ये बात दर्द से महसूस किया। कौन महसूस किया? पोएट महसूस किया, क्योंकि भाई हमें अपने अपनों से हमारा दर्द होता है,
अपनों से नहीं होगा तो फिर किससे होगा। और माँ तो उस अपनों में सबसे बड़े स्थान पे आती है हमारी माँ, क्योंकि जहाँ कोई साथ नहीं देता वहाँ हमारी माँ हमारे साथ में खड़ी होती है। तो यहाँ कह रहा है एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और ये बात पोएट ने दर्द से महसूस किया, दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, दैट की शी वॉज वो थी, एज ओल्ड एज, इसका मतलब है ये भी एज कब लगता है कंपेयर करने के लिए, ये भी एक सिमिली है। अभी हमने बताया था कि अगर सेंटेंस में किसी भी लाइन में अगर लाइक आ जाए या फिर एज आ जाए तो सिमिली होता है। वो उतनी ही बूढ़ी थी, वो उतनी ही बूढ़ी थी जितना सी लुक्ड, वो दिखाई पड़ती थी, वो उतनी ही बूढ़ी थी जितनी की वो दिखाई पड़ती थी। बट सून, लेकिन जल्दी ही, पुट दैट थॉट अवे, बच्चे पुट अवे ये एक फ्रेजल वर्ब है, पुट अवे, पुट अवे, पुट अवे का मतलब होता है दूर करना, पुट अवे का मतलब क्या होता है, दूर करना। पुट अवे दैट थॉट, ऐसे भी बोल सकते हैं पुट अवे दैट थॉट, उस सोच को जल्दी ही क्या कर दिया, दूर कर दिया। इसका मतलब है कि पहले पोएट ने इस बात को रियलाइज किया दर्द से कि उसकी माँ उतनी ही बूढ़ी है जितनी की वो दिखाई पड़ती है। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि 66 साल का कोई होगा तो भाई जाहिर सी बात है कि वो बूढ़ा दिखाई पड़ेगा। तो ये कह रही है कि वो उतनी ही बूढ़ी थी जितनी की वो दिख रही थी, और उसके बाद में इस बात को उन्होंने दर्द से फील किया है, बट जल्दी ही उन्होंने क्या किया, इस थॉट को दूर कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज आफ्टर हर मदर्स फेस, आफ्टर लुकिंग यहाँ होगा या आफ्टर सीइंग, आफ्टर सीइंग भी हो सकता है, या भूल गया था। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर फेस, यानी पोएट ने क्या रियलाइज किया अपनी माँ की फेस को देखकर। तो आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी माँ की फेस को देखकर पोएट रियलाइज, कौन रियलाइज किया, पोएट ने रियलाइज किया, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी थी जितनी की वो दिखती थी। तो इसी बात को पोएट ने रियलाइज किया था। आगे, व्हाट इज द पोएट रियलाइज, भाई पोएट ने क्या रियलाइज किया। देखिए क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, एक ये बता दिया, एक सेम ऐसे भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द पोएट रियलाइज, पोएट ने क्या रियलाइज किया। तो हमने पढ़ा था रियलाइज्ड विथ पेन, पोएट ने क्या महसूस किया, दर्द महसूस किया। तो हमें वही लिख देना, द पोएट रियलाइज्ड द पेन, मतलब दर्द महसूस किया। तो कितना सिंपल, मतलब ये है, ये कठिन क्यों लगता है, ये फ्री फंड का नंबर है वैसे, लेकिन बच्चों को कठिन इसलिए लगता है कि ये आता है स्टैंजा के बेस्ड में, और हमें लिखना होता है इसे लिटरेचर के बेस्ड पे। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना हो, फिर वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, हमें इस तरह से इसे लिटरेचर के फॉर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, और ये है बहुत आसान, 3 क्वेश्चन आएगा, 3 इंटू 2 यानी कि 6 नंबर का आएगा। फिलहाल ये बहुत आसान है, बस आप मेरे साथ जुड़ते रहिए, मैं आपको सारा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इंस्टा पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे, व्हाट डिड द पोएट पुट अवे, पोएट ने क्या दूर किया, पोएट ने क्या दूर किया था। तो पोएट ने थॉट दूर किया था, पोएट ने क्या दूर किया था, थॉट दूर किया था। द पोएट पुट अवे द थॉट, पोएट ने उस थॉट को दूर किया था ऑफ हर मदर्स ओल्ड एज, अपनी माँ की बढ़ती हुई एज के बारे में जो उसकी सोच थी वो दूर कर दिया था। क्यों, क्योंकि भाई दूर करना जरूरी था। अब हम ही एक बात लेके बैठे रहे, क्या ये संभव है, भाई एज तो सभी की बढ़नी है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं। इसलिए फिर जब तक हमारी उम्र है, जब तक हमारे अंदर ताकत है, तब तक मेहनत करें, क्योंकि एक टाइम के बाद हमारे अंदर ताकत नहीं बचेगी। ठीक है, और जमाना तो बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है, इसलिए हमें जमाने के अकॉर्डिंग, जमाने से आगे आगे ना चल पाए तो कम से कम जमाने के तो साथ ही चले। और यहाँ पता नहीं गांव के बच्चे कैसे समय बर्बाद करते हैं, भाई मेरा बहुत इमोशन गांव के बच्चों के साथ में है, सच बता रहा हूँ। मैं अगर कहीं और मेहनत करता तो शायद आज कहीं और होता, बट बच्चे, मुझे गांव के बच्चों को देखना है, गांव के बच्चों को साथ लेके चलना है। मैं चाहे कसम खा लिया हूँ कि चाहे मैं बनूं चाहे मैं बिगड़ूं, लेकिन हिम्मत मैं नहीं हारूंगा, मैं तुम्हारे साथ लड़ता रहूंगा। यूपी बोर्ड को एक दिन ऐसा बना दूंगा, यूपी बोर्ड के बच्चों को ऐसा बना दूंगा कि उन्हें किसी भी समस्या में, अगर किसी भी बात में कोई समस्या आती है तो वो आके सबसे पहले हमसे मिलेंगे। ठीक है, हमारी टीम से मिलेंगे। प्यारे बच्चों, बिल्कुल भरोसा रखना मेरे ऊपर, मैं हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड लुक्ड आउट, एंड लुक्ड आउट, गाड़ी में बैठी थी तो लुक्ड आउट, इसका मतलब गाड़ी से बाहर देखा। क्या देखा, थॉट दूर करने के बाद क्या देखा, एट यंग
ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है? आपने नोटिस किया होगा कि जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं, ऐसे जब गाड़ी से चल रहे होते हैं तो पेड़ ऐसे उल्टे भागते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं, तो इसी को बोलते हैं मेरे भाई स्प्रिंटिंग। तो स्प्रिंटिंग का मतलब अगर हमसे सिनोनिम पूछ ली तो मूविंग भी बोल सकते हैं, मूविंग। ठीक है, स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन मतलब स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे। मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम मतलब कि वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, अपने घरों से बाहर दौड़ रहे थे। यह पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोएट ने कहां देखा, तो पोएट ने गाड़ी के बाहर देखा। आई बात समझ में? फिर क्या कह रहा है, यंग ट्रीज पूछ लेगा कि यंग ट्रीज क्या कर रहे थे, तो यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, वो स्प्रिंटिंग कर रहे थे, मतलब कि उल्टे भागते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और मेरी चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। पूछ सकता है कि व्हाट वर द मेरी चिल्ड्रन डूइंग, मेरी चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, तो हमें बताना है कि स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। तो 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। बट आफ्टर, लेकिन उसके बाद, किसके बाद, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक के बाद, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग ये फ्यू यार्ड्स अवे, इसका मतलब क्या हुआ भाई, समझते हैं। स्टैंडिंग का मतलब खड़े हुए, ए फ्यू यार्ड्स, फ्यू यार्ड्स का मतलब कुछ दूरी, फ्यू यार्ड्स का मतलब क्या होता है, कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें फिर से देखा। अब हर कौन है, मदर, हर कौन है, मदर। अब ये पूछ सकता है सिक्योरिटी चेक के सिक्योरिटी चेक के बाद क्या है, कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर उन्होंने फिर से क्या देखा, अपनी माँ को फिर से देखा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल, पोएट ने क्या देखा आउटसाइड द व्हीकल, गाड़ी के बाहर क्या देखा। अभी मैंने आपको बताया था द पोएट सॉ आउटसाइड, पोएट ने बाहर देखा कि यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज क्या कर रहे थे, स्प्रिंटिंग कर रहे थे। एंड द मेरी चिल्ड्रन, मेरी चिल्ड्रन मतलब छोटे बच्चे, वर स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घरों से बाहर आ रहे थे। देखो कितना आसान है, जो स्टैंजा में लिखा रहेगा बस वही पूछेगा, बस लिटरेचर के फॉर्म में पूछेगा। तो भाई बहुत करेजियस बन के, बहुत करेज दिखाना है, और बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि इंग्लिश इतना आसान है ही है। इंग्लिश से हमें प्यार होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। आप सोचो, खुद बताओ कि लिखने में जब आपको हिंदी स्कूल में काम मिलता है, हिंदी में और इंग्लिश में, तो आपको हिंदी लिखने में मजा आता है कि इंग्लिश में? इंग्लिश में, क्योंकि ना तो कोई मात्रा लगाने का झंझट, ना कोई आधारा बनाने का झंझट, ना फिर कोई ऊपर लाइन खींचने का झंझट। इंग्लिश कितना आसान है। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं इंग्लिश वाले, वो बहुत अच्छे अच्छे से, जैसे देखो हमने कहा महत्वपूर्ण हिंदी में और कहा इंपॉर्टेंट, अब बताओ कौन सा सही लगा, इंपॉर्टेंट। तो इसलिए इंग्लिश आसान है, बस इसको समझने वाला चाहिए और समझाने वाला चाहिए। समझाने की जिम्मेदारी मेरी और समझने की आपकी। तो लगते हैं और मिलते हैं, फिर इंग्लिश की हड्डियां तोड़ते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। व्हाट हैपेंड आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, व्हाट हैपेंड, हैपेंड का मतलब बच्चे हुआ, क्या हुआ, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद क्या हुआ। तो क्या हुआ है भाई, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद द पोएट लुक्ड अगेन एट हर मदर, पोएट ने अपनी माँ को फिर से देखा। ये चीज देखो, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक आई लुक्ड अगेन एट हर। अब हम आई तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि मैंने नहीं देखा है भाई, ना आपने देखा है, पोएट ने देखा था, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है पोएट लुक्ड अगेन एट हर मदर। क्लियर, आगे फिर क्या, वेयर वॉज द पोएट, वेयर द पोएट वॉज, वेयर द पोएट वॉज स्टूड नियर द एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट के नजदीक पोएट कहाँ खड़े थे या कहाँ खड़े थे। ठीक है, तो द पोएट भाई बताया था ना कि फ्यू यार्ड्स, कुछ दूरी पर। द पोएट स्टूड ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ दूरी पर, कहाँ से, फ्रॉम द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक से कुछ दूरी पर। जैसे यहाँ मान लो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक है और कुछ दूरी पर कौन खड़ा था, पोएट खड़ा था। बस इतना आसान है, आगे बढ़ते हैं। फिर है when pale as a later winter's moon and felt that old familiar ache। अब इसका मतलब क्या है बच्चे, वैन का मतलब क्या होता है, पीला पड़ना या फीका पड़ना। ठीक है, और पेल का मतलब भी यही होता है, फीका पड़ना। ठीक है, पीला पड़ना, फीका पड़ना। एज ये लेटर विंटर्स मून, अब यहाँ पे देखो एज दे दिया गया। अब पूछ ले आपसे
कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया, तो आप आराम से बता देंगे सर इसमें तो सिमिली यूज किया गया है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, वन पेल एज लेटर विंटर्स मून, यानी कि कैसे कंपेयर किया गया है चेहरे का, किससे कंपेयर किया गया है, एज ए लेटर विंटर्स मून, मतलब कि जो बाद वाली जो ठंडियों का जो चंद्रमा होता है उससे तुलना की गई है। एंड फेल्ट, और महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, यूपी बोर्ड वाले बच्चे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं कर पाते हैं, मैं हूं ना, एक लिखा है, एक मतलब दर्द, ठीक है, जैसे हेड एक, हेड एक का मतलब क्या होता है, सिर दर्द। तो और महसूस किया, क्या महसूस किया, ओल्ड मतलब पुराने, फैमिलियर, बच्चे फैमिलियर का मतलब होता है परिचित, फैमिलियर का मतलब क्या होता है, परिचित, और पुराने परिचित दर्द को, कैसे दर्द को, माई चाइल्डहुड फियर, मतलब जो मेरे बचपन का डर था, चाइल्डहुड मतलब बचपन, जो मेरे बचपन का फियर था, डर था। ठीक है, आगे, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, बट ऑल, लेकिन इन सबके बाद, आई सेड वॉज, मैं सेड थी, यानी कौन, पोएट, सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे जल्द मिलती हूं। ठीक है, आगे, ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। अब यहां हमसे पूछ सकता है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, तो हम बोलेंगे रेपिटेशन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, रेपिटेशन। ठीक है, अब स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, अब यहाँ पे स्माइल का मतलब है बच्चे रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, और यहाँ पे स्माइल का मतलब क्या है, यहाँ पे स्माइल का मतलब है करेज, मतलब साहस। ठीक है, अलग अलग इनका मीनिंग है, और यहाँ स्माइल का मतलब है मुस्कुराना, यानी कि ये, आई बात समझ में। तो तीन स्माइल है और तीनों का मीनिंग अलग अलग है, बट फिगर ऑफ स्पीच में हमसे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे रेपिटेशन। ठीक है, आगे, हाउ आर द पोएट्स मदर लुक्ड एंड कंपेयर्ड, पोएट की माँ कैसे दिख रही थी और किससे तुलना की गई, तो द पोएट्स मदर लुक्ड वैन, कैसे दिख रही थी, अभी वो ऊपर पढ़ा, वैन पेल एंड सी वॉज कंपेयर्ड, कैसे दिख रही थी, वैन और पेल मतलब फीका और पीला पड़ना, उनका चेहरा ऐसे दिख रहा था, और तुलना किससे की गई है, विथ ये लेट विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून से तुलना की गई है। कितना आसान है, सब स्टैंडर्ड से लिखा, कहीं अलग से नहीं लिखा है कुछ। फिर आगे, हाउ डिड द पोएट फील, पोएट ने कैसे फील किया। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है कि व्हाट डिड द पोएट फील, पोएट ने क्या फील किया, तो द पोएट फेल्ट, पोएट ने महसूस किया, क्योंकि ये फेल्ट इसलिए लगा है भाई, सेकंड फॉर्म है, स्टोरी हो या कोई पोयम हो ज्यादातर पास्ट की ही बात करता है, क्योंकि पास्ट में ही कोई घटना घटित होती है। तो पोएट ने महसूस किया, क्या महसूस किया था, ये अपने बचपन के डर को, अपने बचपन के डर को, है ना, और पुराने उस परिचित दर्द को महसूस किया। ठीक है, सिंपल इजी। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, पोएट ने फेयरवेल के टाइम पर क्या किया, तो एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, फेयरवेल के टाइम, फेयरवेल के टाइम, द पोएट ओनली सेड, पोएट ने केवल कहा, दैट सी वुड सी अम्मा सून, कि वो अम्मा से बहुत जल्द मिलेगी, एंड सी स्माइल्स ओनली टिल द एंड, और वो केवल कब हंसती हैं, अंत में हंसती है। ठीक है, तो मेरे भाई उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। इसमें ये था, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी या मोरल ऑफ द पोएम ये था कि वो अपनी माँ के बढ़ते हुए एज को लेकर पहले बहुत ज्यादा दुखी होती हैं, फिर उसके बाद में उस थॉट को दूर करती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये तो सभी के साथ होता है, इसलिए उनको ये थॉट मजबूरी में दूर करना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चे। आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको जो कुछ भी कंटेंट चाहिए आप हमारे इंस्टा पे मैसेज करो, और मेरा वादा है 12th का बैच मैं इस बार पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। ठीक है, और 10th के बच्चों को भी जरूरत हो तो वो भी मैसेज कर देना। 10th वाले का सिलेबस बच्चे बहुत आसान होता है, उसमें हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, बट 12th का पेपर इस बार बहुत शानदार आ रहा है, बहुत शानदार पेपर आया था, 7 का 7 सेट, इसलिए आपको आज से मेहनत करनी होगी। ये नहीं कि एग्जाम आया लाओ सर 2 दिन में पढ़ के निपटा दे, नहीं हो सकता मेरे भाई। और किसी के झांसे में ना पढ़ो कि सब लोग कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इस बार पूछा ही नहीं गया एग्जाम में, तो इसलिए पूरा साल पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो, और आपका पेपर अच्छा होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।